नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वेदांत एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, संख्याओं का वर्गीकरण। और संख्याओं के वर्गीकरण में हमने कल जो क्लासिफिकेशन है रियल नंबर्स, इमेजिनरी नंबर्स और कॉम्प्लेक्स नंबर, वास्तविक संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं और सम्मिश्र संख्याएं, ये डिस्कस की थी। थोड़ा सा उसको रिव्यू करते हैं और फिर अपन आगे बढ़ते हैं। कल हमने जो डिस्कस किया था, सबसे पहले हमने जो डिस्कस किया था वो किया था और नेचुरल नंबर्स, प्राकृत संख्याएं, नेचुरल नंबर्स, प्राकृत संख्याएं, नेचुरल नंबर्स। और जो कल हमने समझा था, बिल्कुल बेसिक से समझा था। हम फर्स्ट क्लास से 10th क्लास की तरफ गए थे और इस तरह से हमने अपने नंबर्स को कवर किया था। प्राकृत संख्याएं कौन सी थी? गिनती वाली जो संख्याएं थी, 1, 2, 3, 4 अप टू इनफाइनाइट, इनको हमने बोला था प्राकृत संख्याएं। इसके बाद हमने जब इसमें जीरो को भी शामिल कर दिया तो फिर हमने इसको क्या बोला? इसको बोला फिर होल नंबर्स या पूर्ण संख्याएं। होल नंबर्स, जब इसमें जीरो को भी शामिल कर दिया, इसे हमने बोला होल नंबर्स। फिर उसके बाद जब हमने इसमें नेगेटिव नंबर्स को भी शामिल कर दिया, नेगेटिव को भी शामिल कर दिया, तो फिर हमने इसे बोला इंटीजर्स। इंटीजर्स, इसको नंबर, इंटीजर में ही नंबर शामिल कर लिया जाता है, इसे इंटीजर बोला अपन ने। इसमें नेगेटिव भी शामिल कर लिया, -1, -2, -3, ये भी शामिल कर लिया, तो फिर हमने इसको बोला इंटीजर। फिर उसके बाद अभी लगा पूरा हो गया। इसके बाद फिर पॉइंट वाले नंबर्स भी, p/q के फॉर्म में जिन नंबर्स को लिखा जाता है, पॉइंट वाले नंबर्स भी जब शामिल कर लिए, पॉइंट वाले नंबर शामिल करने के बाद फिर हमने इसको बोला रेशनल नंबर्स, परिमेय संख्याएं। जब इसमें हमने p/q के फॉर्म में आने वाले, मतलब जो p/q के फॉर्म में आएगा, उन्हें बोला जाता है डेसिमल नंबर्स या दशमलव संख्याएं। डेसिमल नंबर्स बोला जाएगा। ये शामिल कर लिया। इसके बाद फिर हमें लगा अभी हमने पूरा कर लिया, लेकिन पॉइंट के बाद भी हमें पता चला कि ट्रिग्नोमेट्री वगैरह पढ़ने के बाद अपन को पता चला कि इसमें और भी नंबर शामिल किए जाते हैं। वो कौन से नंबर्स? तो वो रूट वाले नंबर्स। जब रूट वाले नंबर्स को भी इसमें शामिल करना पड़ा तो इसे बोल दिया गया, रूट वाले नंबर्स को अलग से इसमें रखा गया, इसमें कहीं भी उनको जगह नहीं दी गई। तो यहां तक तो हमने इसे क्लोज करके रखा और रूट वाले नंबर्स को अलग से रखा और उन्हें नाम दिया गया इर्रेशनल नंबर्स। उनको हम अलग रखें, इन्हें बोला गया इर्रेशनल नंबर्स। इसमें अंडर रूट वाले नंबर्स, √2, पाई वगैरह, ये सभी इसमें शामिल किए और इसे इर्रेशनल नाम दिया। अब जो बोर्ड पर सभी नंबर्स लिखे हैं, इनको एक नया नाम दिया गया जिसे बोला गया रियल नंबर्स। ये जो सभी बोर्ड पर नंबर लिखे हैं, इन्हें बोला गया रियल नंबर्स। और इसके बारे में भी डिस्कस किया था, इसे रियल क्यों बोला गया? क्योंकि इनको हम प्रेजेंट कर सकते हैं, स्केल लाइन पर इनको बनाकर दिखाया जा सकता है, इसलिए इन्हें बोला गया था रियल नंबर्स। अब इसके आगे बढ़ेंगे, इनमें पर्टिकुलर नंबर्स में भी और क्लासिफिकेशन हमें देखना है। जैसे और संख्याएं आपने सुनी होंगी, अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, सह अभाज्य संख्याएं। फिर उसके बाद आपने सम संख्याएं, विषम संख्याएं, फिर दशमलव भिन्न, शांत संख्याएं, अशांत संख्याएं, इस तरह के आपने कई सारे क्लासिफिकेशंस सुने हैं, नंबर्स में देखा है। अब उनको अपन एक एक करके समझते हैं एग्जैक्टली वो है क्या। तो सबसे पहले हमने देखा था, सबसे पहले नेचुरल नंबर्स हमने देखा था, प्राकृत संख्याएं हमने देखी थी। प्राकृत संख्याएं क्या थी? प्राकृत संख्याएं 1 से स्टार्ट थी। प्राकृत संख्याएं नेचुरल नंबर्स 1, 2, 3, 4, 5, ये अप टू इनफाइनाइट, ये नंबर्स थे। इनको रिक्लासिफाई करें अगर अपन समझें तो इनमें से समझा जाता है प्राइम नंबर्स को, अभाज्य संख्याओं को। प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स हिंदी में बोला जाता है इनको अभाज्य संख्याएं।
अभाज्य संख्याएं। ये अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? नाम से ही पता चलता है अभाज्य क्या होगा, जिनमें किसी का भी भाग ना जाए, ऐसे नंबर्स जिनमें किसी का भी डिवाइड ना जाए। ये एक मोटी मोटी परिभाषा है, मैथ्स में अपन इसको बहुत एग्जैक्ट नहीं बोल सकते, लेकिन एक मोटी मोटी समझ के लिए बोलेंगे, किसी का भी भाग ना जाए एक को छोड़कर और स्वयं को छोड़कर। तो यहाँ अगर अपन एग्जाम्पल लिखने की कोशिश करेंगे तो एग्जाम्पल्स देखते हैं अपने पास क्या बनेंगे। इन नंबर्स में देखना है अभाज्य क्या होगा। एक को छोड़कर, दो में किसका भाग जाएगा, किसी का भी नहीं जाएगा, दो यहाँ शामिल कर लिया जाएगा, तीन में किसका जाएगा, किसी का भी नहीं, फिर चार में किसका जाएगा, दो का चला जाएगा, पाँच में किसी का नहीं जाएगा, फिर सात में किसी का भी नहीं जाएगा, फिर 11 में किसी का भी नहीं जाएगा, 13 में किसी का भी नहीं जाएगा। ये अपने हो जाएंगे प्राइम नंबर्स। इस तरह से ये कहानी लगातार आगे चलती जाएगी। अब स्टूडेंट्स अगर अपन इसको यहाँ से पढ़ें तो क्लास पढ़ने का कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि ये आपने किससे पढ़ लिया, इसको वर्ड से आपने पढ़ लिया। अभाज्य था तो भाग नहीं जाएगा किसी से, लेकिन एग्जैक्टली अगर मैथमेटिकली अपन इसको पढ़े तो मैथमेटिकली अपन इसको बोलेंगे फैक्टर्स के हिसाब से इसको हम डिस्कस करेंगे। फैक्टर के हिसाब से क्या, ऐसे नंबर्स जिनके केवल दो फैक्टर, हैव ओनली टू फैक्टर्स। अब ये फैक्टर क्या होता है सर, आपने तो इतना भारी भरकम शब्द बता दिया ये मैथ्स में फैक्टर्स, इससे तो पहले ऐसे शब्दों से तो पहले भी डर लगता था। फैक्टर मतलब हिंदी में इसको बोला जाता है गुणनखंड। अगर इसको ब्रेक करके देखेंगे इसका मतलब होता है गुणा के पार्ट। गुणनखंड मतलब गुणा के पार्ट। एक नंबर को तोड़कर गुणा के फॉर्म में कितने तरीके से लिखा जा सकता है, ऐसा कोई नंबर जिसको सिर्फ दो संख्याओं के गुणा में लिखा जा सकता है, तीसरी कोई संख्या उसके गुणा में यूज नहीं होती, ऐसे नंबर्स को बोला जाता है प्राइम नंबर्स। सिर्फ दो संख्याओं, जैसे दो को आप किस तरह से लिखोगे, 1 इंटू, दो अलग अलग संख्याएं। 3 को क्या लिखोगे, 1 इंटू 3। 5 को क्या लिखोगे, 1 इंटू 5। 7 को क्या लिखोगे, 1 इंटू 7। 11 को 1 इंटू 11। 13 को 1 इंटू 13। तो जो फैक्टर्स हैं वो फैक्टर भी बड़े फिक्स हैं। वो फैक्टर की भी कहानी क्या है, दो फैक्टर हैं और दोनों फैक्टर क्या होंगे, जिनमें से एक फैक्टर होगा 1 और दूसरा फैक्टर होगा वो नंबर, ये कहानी। अब ये समझ में आ गया अपन को, क्लियर हो गया। जिसके सिर्फ दो फैक्टर होंगे उन्हीं को क्या बोला जाएगा, प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या। अब अपन समझते हैं, इसको छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा। हाँ, इसको थोड़ा अब आगे बढ़ाते हैं अपन। अब दो फैक्टर्स हैं, अब फैक्टर की तरफ से नंबर को समझो। आप किसी भी नंबर के बारे में सोचोगे तो उसके से जहां सिर्फ दो फैक्टर दिखेंगे वहां आप समझ जाओगे वो नंबर कैसा है, प्राइम नंबर है। अब प्राइम नंबर से क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जाते हैं, लेकिन उसका हम अलग से लेक्चर देखेंगे कि देखकर कैसे बताएं कि कोई नंबर प्राइम है या नहीं, उसका मेथड क्या होगा, उसके लिए अपन क्लास अलग से रखेंगे। अभी सिर्फ अपन समझते हैं। अब जो नंबर प्राइम नहीं है उनको क्या बोला जाता है, उन्हें बोला जाता है कंपोजिट नंबर। उनको बोला जाएगा कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, इसको अभाज्य के साथ साथ में रूट संख्याएं भी कहा जाता है। रूट वर्ड भी यूज इनके लिए किया जाता है, लेकिन इंग्लिश में सिर्फ प्राइम वर्ड यूज किया जाता है, रूट संख्याएं। इसे कंपोजिट नंबर, हिंदी अभी इसका क्लिक नहीं कर रहा है, इसको बता दिया जाएगा। अब कंपोजिट नंबर क्या होंगे, फैक्टर के हिसाब से। अब जब हम मैथ्स सीख रहे हैं तो फिर मैथ्स के हिसाब से इसको सीखते हैं। फैक्टर क्या होंगे इनके, फैक्टर्स हमेशा 2+, दो से ज्यादा। जैसे हमने इसमें क्या छोड़ा है, एक हमने छोड़ा है। आप बताओ एक को किस कैटेगरी में शामिल करोगे, फैक्टर कितने होना चाहिए, इनटू के फॉर्म में लिखो तो कितने होना चाहिए, कम से कम 2 होना चाहिए, तो हम उसको क्या बोलेंगे, प्राइम। और 2 से ज्यादा होंगे तो क्या बोलेंगे हम उसे, कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या।
भाज्य संख्या हम उसको बोलेंगे। अब भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर हम उसको बोल रहे हैं तो 2 से ज़्यादा फैक्टर। अब एक के बारे में अगर बात करें, 1 के बारे में बात करें, 1 को इंटू के फॉर्म में कैसे लिखोगे, 1 इंटू 1। अब जो गुणा के खंड है वो क्या है, संख्या के तौर पर कितना है, एक ही है। तो ना तो इस डेफिनेशन में आता है ना इस डेफिनेशन में आता है, इसलिए हम उसको कहाँ रखेंगे, दोनों से बाहर। तो हम एक फैक्ट के तौर पर याद रखेंगे, एक ना तो भाज्य संख्या है ना ही अभाज्य संख्या है। फिर उसके बाद अगर आप ध्यान दोगे स्टूडेंट्स तो देखोगे 2 के बारे में अगर देखोगे तो 2 सिर्फ ऐसा नंबर है, ओनली नंबर है जो किसमें शामिल है, प्राइम नंबर्स में, इवन नंबर में से, सम संख्याओं में से, जो किसमें शामिल है, अभाज्य संख्याओं में शामिल है। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी किसको बोला जाता है, 2 को बोला जाता है। तो फिर हम ध्यान रखेंगे 2 के बारे में, फैक्ट क्या होगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी। फिर उसके बाद और क्या याद रखेंगे, ओनली इवन, मात्र सम संख्या जो अभाज्य में शामिल की जाती है, ये फैक्ट हम याद रखेंगे। अब इस पर क्वेश्चंस प्यारे प्यारे से कैसे बनते हैं, जैसे आपसे बोल दिया गया तो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 46 है, तो बड़ी वाली संख्या कौन सी होगी। अब आप समझ जाओगे इवन नंबर से इंटू करेंगे तभी जाके इंटू जो गुणनफल आ रहा है वो किस में जा रहा है, एक सम संख्या के तौर पर जा रहा है। आप सीधे समझ जाओगे उनमें से एक जो अभाज्य संख्या है वो क्या है, 2 है। तो इस आधार पर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते भी हैं, लॉजिकल क्वेश्चंस इनको बोला जाता है कि आपको खुद से अंदाजा लगाना पड़ेगा, नंबर्स उसमें बहुत ज़्यादा फिगर नहीं दिखेगा, कैलकुलेशन उसमें बहुत ज़्यादा नहीं होगी, लॉजिकल क्वेश्चंस पे रहेंगे। तो ये 2 की कहानी, एक की कहानी भी क्लियर। एक की कहानी क्या है, नाइदर प्राइम, ना तो वो अभाज्य है नॉर कंपोजिट, ना तो वो भाज्य है ना अभाज्य, एक को अलग कैटेगरी में रखा जाएगा। तो ये थी अपनी कहानी। हाँ, अब अगर देखोगे 3 के बाद, अगर आप देखोगे 3 के बाद कोई भी प्राइम नंबर आप लोगे स्टूडेंट्स तो वो 6 के गुणज से या तो एक ज्यादा होगा या एक कम होगा। कैसे, एग्जाम्पल लिखते हैं अपन, उससे क्लियर होगा। 2 3, ये अभाज्य संख्या हम लिख रहे हैं बोर्ड पर, 5 7, फिर 11 13 17 19 23 29 31, हमारा यहाँ तक हो गया। आप अपनी कॉपी में कहीं तक भी लिख सकते हो और कहीं तक भी जाके आप चेक कर सकते हो। अगर हम इनको छोड़ें, इसके बाद अगर हम देखें तो जो भी प्राइम नंबर है वो कहाँ पर जा रहा है, 6 के मल्टीपल से या तो एक ज़्यादा या उससे एक कम, 6 के मल्टीपल से या तो एक ज़्यादा या उससे एक कम। चेक कर सकते हो, 5 6 के गुणज 6 कम 6, 6 से एक कम 6 से एक ज़्यादा, 6 दूनी 12, 12 से एक कम 12 से एक ज़्यादा, 6 3 18, 18 से एक कम 18 से एक ज़्यादा, 6 चौक 24, ये गलत शामिल कर लिया अपन ने इसमें, यहाँ इसकी जगह लिखना था 23, 6 चौक 24, 24 से एक कम, 25 इसमें नहीं है। तो 25 नहीं है तो एक बात हम ध्यान रखेंगे, जो 6k + 1 वाली जो कहानी है, 6k + 1 के फॉर्म में कोई नंबर होगा तो वो जरूरी नहीं है कि वो प्राइम होगा। जैसे 25 6k + 1 के फॉर्म में है तो जरूरी नहीं है ये प्राइम होगा, लेकिन कोई नंबर प्राइम है तो वो ये जरूरी है कि वो किसके फॉर्म पर पहुंचेगा, 6k + 1। जैसे अगला नंबर क्या है, 29, 29 क्या होता है, 6 पंजे 30, 30 से एक कम, 31 क्या होगा, उससे एक ज्यादा। फिर उसके बाद अगला देखोगे आप 37 दिखेगा आपको, 37 भी 6 6 36 + 1 के फॉर्म में 41 भी दिखेगा, 42 से एक कम 43 दिखेगा, 42 से एक ज़्यादा। तो एक कहानी हमारे पास हो जाती है, अगर 6k + 1 के फॉर्म में अगर कोई नंबर है तो वो क्या होगा, कोई नंबर प्राइम है तो वो किसके फॉर्म पर जाएगा, 6k + 1 के फॉर्म में जाएगा। अगर कोई नंबर 6k + 1 के फॉर्म में है तो जरूरी नहीं है वो प्राइम हो। ये कहानी हम देख चुके हैं। कोई नंबर प्राइम में से ले रहे हो तो यहाँ जरूर आएगा, लेकिन यहाँ से उठा के देखोगे तो जरूरी नहीं कि वो प्राइम हो जाए। एग्जाम्पल 25 हम देख चुके हैं। उम्मीद है ये नई कहानी आपको थोड़ा सा समझ आई होगी। अब अपन आगे बढ़ते हैं। ये तो कहानी थी प्राइम और कंपोजिट की। अब आगे बढ़ेंगे हम प्राइम और कंपोजिट के बाद को प्राइम नंबर सह अभाज्य संख्याएं। को प्राइम नंबर्स, को प्राइम
इसको हिंदी में बोला जाता है सह अभाज्य। अब इसको भी नाम से अगर हम देखेंगे, को मतलब होता है साथ में और सह मतलब साथ में वो संख्याएं कैसी हो, अभाज्य हो। इंडिविजुअली उनकी कहानी कुछ भी हो, लेकिन जब साथ में आ जाए तो किसी भी नंबर से वो डिविजिबल ना हो या उनका कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। सिर्फ एक कॉमन फैक्टर क्या होगा, 1। ये फैक्टर के तौर पर देखा हमने, कॉमन फैक्टर, और इसी को बोला जाता है कॉमन फैक्टर को HCF। वो क्या होगा, 1। ये बुक्स में आपको लिखा मिलेगा किससे, HCF से, लेकिन अपन ने फैक्टर को समझा है तो फैक्टर से चलेंगे अपन यहाँ पर। फिर नंबर्स के एग्जाम्पल क्या होंगे, एक साथ डिविजिबल ना हो, 3 और 4 हमने लिया, 4 और 5 लिया, फिर 8 और 9 लिया हमने, 12 और 17। ये नंबर्स के पेयर कुछ भी हो सकते हैं, बस साथ में वो डिविजिबल ना हो किसी से, या फिर इस तरह भी हो सकते हैं, दोनों नंबर्स प्राइम हो सकते हैं, 3 और 5 भी हो सकते हैं, फिर 5 और 11 इस तरह के से भी हो सकते हैं कि दोनों प्राइम हो, चलेगा। दोनों अभाज्य हो या एक इंडिविजुअल किसी से डिविजिबल हो, भाज्य हो तो भी चलेगा, बस दोनों एक साथ किसी से भी नहीं कटना चाहिए, ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। 4 नॉन प्राइम है या कंपोजिट नंबर है, लेकिन एक साथ देखें तो प्राइम, यहाँ एक साथ देखें तो प्राइम। ये सभी एग्जाम्पल क्या है, एक साथ प्राइम, इसलिए इनको बोला जाता है सह अभाज्य संख्याएं एक साथ ही किसी से भी डिविजिबल नहीं होंगी। जो छोटे एग्जाम्स हैं, 10th लेवल के एग्जाम है, उनमें सीधे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कौन सा जोड़ा सह अभाज्य का है, तो ये याद रखेंगे हम, सीधी सीधी कहानी। अब चलते हैं एक और क्वेश्चन, MP में व्यापम में पूछा गया ट्विन प्राइम, और हिंदी में भी इसको ट्विन प्राइम ही लिखा गया था, ट्विन प्राइम नंबर्स। अब ट्विन प्राइम नंबर्स क्या होंगे, ट्विन प्राइम नंबर्स मतलब एक प्राइम नंबर्स का जोड़ा, और ट्विन लगा है मतलब वहाँ दो की कुछ कहानी होगी। वो कहानी क्या है, ऐसे प्राइम नंबर्स, ऐसे अभाज्य संख्याओं के जोड़े जिनमें 2 का अंतर होता है। ध्यान से सुनना, ऐसी अभाज्य संख्याओं के जोड़े मतलब दोनों नंबर्स कैसे होंगे, अभाज्य होंगे, और उनमें डिफरेंस क्या होगा, 2 का डिफरेंस होगा। एग्जाम्पल अपन लेते हैं, एक तो वो क्या होंगे, प्राइम होंगे, दूसरा क्या होगा, उनका जो डिफरेंस होगा वो हमेशा क्या होगा, 2। एग्जाम्पल देखेंगे आप, 3 5 5 7 11 13 17 19 29 31। इस तरह से तमाम एग्जाम्पल आपको बिल्कुल याद आ रहे होंगे, 41 43, ये तमाम एग्जाम्पल इसके हो सकते हैं। बस अपन याद रखेंगे ऐसे प्राइम नंबर्स जिनका डिफरेंस 2 हो, उन्हें बोला जाएगा ट्विन प्राइम नंबर्स। तो ये थी प्राइम नंबर्स में कुछ खास नंबर्स जिनको हमें समझना था, इनको नेचुरल नंबर्स में से अब समझा अपन ने। अब हम चलेंगे आगे और नंबर्स पर। इसके बाद हमने बोला था इंटीजर्स को अपन को समझना है। इंटीजर्स को देखेंगे, इंटीजर्स क्या होते हैं, जो कल हमने पढ़ा था इंटीजर्स, पूर्णांक हमने देखा था माइनस इनफाइनाइट से -2 -1 0 1 2 अप टू इनफाइनाइट इसकी कहानी थी। इसमें से हम समझते हैं इवन नंबर और ऑड नंबर, सम संख्याएं और विषम संख्याएं। इन सभी नंबर्स में इवन नंबर और ऑड नंबर, इवन के लिए जनरली बोला जाता है 2 से विभाजित हो, डिविजिबल बाय 2। बिल्कुल ठीक सुना है, समझा है, 2 से डिविजिबल। और ऑड के बारे में क्या बोला है, 2 से डिविजिबल ना हो, नॉट डिविजिबल बाय 2, 2 से विभाजित ना हो। अब ये तो स्टूडेंट्स आपने मोटा मोटा सुन लिया, और इसके बेसिस पर आप इसके एग्जाम्पल लिखोगे और आपको ये आराम से क्लियर हो जाता है इवन क्या है और ऑड क्या है। बस जो समझने वाली बात रहेगी इसमें, इसको क्यों पढ़ाया जा रहा है, समझने वाली बात रहेगी, उसके लिए अपन इसको देखते हैं अभी।
इसके एग्जाम्पल्स लिखते हैं हम, इसके एग्जाम्पल लिखते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या होंगे? 2 से डिविजिबल। हाँ, एक बात आप हमेशा ध्यान रखना, इस क्लास में अगर आप लगातार जुड़े रहें तो एक बात ध्यान रखना कि जो 2 जब भी डिविजिबल बोला जाएगा, डिविजिबल मतलब भाग जाना हमेशा किससे रिलेटेड होगा? इनटू से रिलेटेड होगा, मल्टीपल से रिलेटेड होगा। जैसे 2 से डिवाइड किस में जाता है? 6 में। तो 6 क्या है? 2 का मल्टीपल, 2 के पहाड़े में आता है वो, इसलिए उसमें भाग चला जाता है। तो जब भी भाग की बात की जाएगी आप उसको गुणा के तौर पर देख सकते हो। अब चलते हैं हम 2 के गुणा से बनी संख्या, मतलब 2 की टेबल में आने वाली नंबर्स 2, 4, 6, 8, 10, ये सभी नंबर्स क्या होंगे? इवन नंबर्स या सम संख्याओं में शामिल किए जाएंगे। अब यहां पर क्या बोला? 2 से डिविजिबल ना हो, मतलब 2 की टेबल में ना आते हो, तो फिर क्या आएगा? 1, 3, 5, 7, 9, इन सभी नंबर्स को बोला जाएगा ऑड नंबर्स। लेकिन हम क्या बोल रहे हैं? इंटीजर्स हैं, ये पूर्णांक है ये, तो पूर्णांक हैं, हमने नेगेटिव और पॉजिटिव में, ये सारे नंबर नेगेटिव और पॉजिटिव में हम शामिल करके चल रहे हैं। लेकिन फिर भी क्या बच रहा है? 0 अभी भी बच रहा है, क्योंकि इनको हम क्या बोलते थे? इंटीजर्स को 3 पार्ट में देखा जाता है, पॉजिटिव, नेगेटिव और 0, या एक पार्ट और बोला जाता है नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, जिसको क्या बोला था? कल अपन ने डिस्कस किया था पिछले लेक्चर में। नॉन नेगेटिव मतलब क्या होगा? 0 और पॉजिटिव वाली नंबर्स को नॉन नेगेटिव बोला जाता है, अऋणात्मक संख्याएं बोला जाता है। तो 0 फिर भी बच गया, 0 को कहां पर शामिल करें? 0 को हम शामिल कर लेते हैं किसमें? इवन में। और इसके पीछे तमाम तर्क हैं, तमाम तरीके के तर्क हैं। अब एक सिंपल और मोटा मोटा तर्क आपको बता दिया जाता है जिसमें आप बहुत जल्दी सहमत हो जाएंगे। लॉजिक्स तो और भी बहुत सारे हैं, काफ़ी सारे हैं कि लगभग आधा घंटा इसी लॉजिक को देने में निकल जाएगा, तो वहाँ से अपन को कुछ भी मिलने वाला नहीं है, आपको पढ़ाना तो है नहीं। तो अपन सिर्फ ये समझ लेते हैं लॉजिक लेके कि 0 को इवन में क्यों शामिल किया जाता है। हर दूसरी संख्या सम होती है, हर दूसरी संख्या विषम होती है। कहीं पर भी आप रेगुलर सीरीज लिखोगे, जैसे 2 के बाद यहाँ पर 3, 4, 5, 6, 2 के बाद अगला क्या था? 4, 4 के बाद अगला 6, 6 के बाद अगला 8, वैसे ही 8 के पहले 6, 6 के पहले 4, 4 के पहले 2, फिर स्विच करोगे क्या आएगा? 0। ये एक मोटा मोटा लॉजिक अपन ने ले लिया। 0 कैसा नंबर होगा? इवन नंबर होगा। आपको फिर भी लगता है कि नहीं सर कुछ और एक्सप्लेन कर दीजिए, आप कमेंट बॉक्स में डालना, आपको समझा दिया जाएगा 0 को इवन में क्यों शामिल किया जाता है। बस आप 0 को इवन में शामिल करके चलोगे। अब इसका क्वेश्चन बहुत अच्छा कैसे बन सकता है कि आपसे गलत करवा दे, और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हो, वो पूछ सकता है इवन नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, इवन नॉन फर्स्ट 5 इवन नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का सम कितना है? अऋणात्मक प्रथम 5 सम संख्याओं का योग कितना है? तो पहली अपन को क्या लेनी पड़ेगी? 0 लेना पड़ेगा। सम की बात की और अऋणात्मक की भी बात की तो पहला 0 लेके चलना पड़ेगा, 2, 4, 6, 8 अगली संख्याएं लेके चलना पड़ेंगी, जिससे आंसर निकालना पड़ेगा। वहां आप यहां पर गलत हो जाओगे कि आप 2 से स्टार्ट करोगे और 10 तक ले लोगे, आंसर बताओगे, मैच करेगा, खुश हो जाओगे, मुस्कुराओगे, चलो एक और सही हो गया, बाहर आके कोई आपको बताएगा, तब जाकर आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो ये अपन समझ के रखेंगे 0 किस में शामिल होगा? इवन नंबर में शामिल होगा। तो ये तो कहानी थी इंटीजर्स में इसको समझने की। अब इसके बाद हमने क्या समझी थी? रेशनल नंबर समझी थी। रेशनल नंबर्स में अपन ने क्या बोला था? परिमेय संख्याओं में रेशनल नंबर या परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर्स में हमने शामिल किया था। और कल का लेक्चर बहुत मोटा मोटा था, बोला था कि यहाँ पर अपन बहुत कम डिस्कस कर रहे हैं। परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याओं में हमने बोला था ऐसे नंबर्स, पिछले वालों को सभी को शामिल करके, ऐसे नंबर जिनमें पॉइंट के नंबर्स को भी शामिल कर लिया जाता है, उन्हें बोला जाता है रैशनल नंबर्स, परिमेय संख्याएं। अब रैशनल नंबर्स को फिर से अगर अपन ध्यान से देखें, ये माइनस इन्फिनिट से p/q के फॉर्म में, डेफिनेशन में आप लोग देखोगे इसको p/q के फॉर्म में देखा जाता है, और फिर एक भारी भरकम सा लिख दिया जाता है आगे, q इज नॉट इक्वल टू 0। अब q इज नॉट इक्वल टू 0 का मतलब होता है इसको 2 पार्ट में, जो डिवीजन है, फ्रैक्शन है, उसको 2 पार्ट में देखा जाता है। अब फ्रैक्शन को जैसे 3/4 और 4/3, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब यहां पर
4 में से कितने की बात कर रहा है? 3। एक तो फ्रैक्शन का डेफिनेशन ये होगा, 4 में से किसकी बात कर रहा है? वो 3 की बात कर रहा है। फिर उसके बाद एक और डेफिनेशन क्या होगा? 3 को अगर 4 हिस्सों में बांटना है तो हर एक हिस्सा कितना होगा? 3 को 4 हिस्सों में बांटना है, हर एक हिस्सा कितना होगा? तो ये इसके डेफिनेशंस बनते हैं, इसको समझ बनती है कि किस तरह से बात की जा रही है। लाइक, और ये जरूरत पड़ेगी आपको, ध्यान रखना, 4 में से बांटना है, बात कितने की कर रहा है? 3 की कर रहा है। मतलब ये कहानी पर वो बात कर रहा है 4 में से 3 की वो बात कर रहा है। ये फ्रैक्शन का मीनिंग हो जाता है एग्जैक्टली। जब बड़ा नंबर ऊपर होता है, छोटा नीचे होता है, तो उसका मतलब होता है कि वो 4 में से 3 हिस्से करना चाहता है। हर एक जो आंसर आएगा वो हर एक हिस्सा होगा। वैसे ही अगर हम P अपॉन Q देखें, Q को 0 अगर कर दिया तो क्या होगा? वो P में से 0 0 के हिस्से बनाना चाहता है। कितने हिस्से बनेंगे बता ही नहीं सकते, जितने बनाना चाहो। कहीं पर भी कोई फिक्स आंसर नहीं आएगा। इसको नॉन डिफाइंड फॉर्म बोल दिया जाता है कि अगर Q 0 हो जाता है तो। अगर हमें ये डेफिनेशन समझ में आती है तो ही ये क्लियर होगा। उम्मीद है अब ये क्लियर होगा। फिर अपन आगे बढ़ते हैं समझने के लिए, जो अपन समझना चाहते हैं समझते हैं। तो ये जो नंबर्स हैं P बाय Q के फॉर्म में जो नंबर्स हैं, जैसे अभी अपन ने नंबर लिखा था 3/4 और 4/3, इनके आंसर्स आप निकालने जाओगे। इसका आंसर कितना आएगा स्टूडेंट? 0.75। और इसका जब आंसर निकालने जाओगे आप भाग लगाना, मोबाइल है, मोबाइल में भी भाग लगाओगे तब भी कितना आएगा? 1.333। और जहाँ तक आपके मोबाइल की लिमिट होगी वहाँ तक ये लिखेगा 3, उसके बाद वो छोड़ देगा। डिवाइड से आप चेक करोगे ये लगातार आते जाएगा। मतलब इन नंबर्स में जब आप देखोगे, इनके एग्जाम्पल हम और लिख देते हैं जो कल आपको लिख कर दिए गए थे। -∞ से -5/2, -1/3, 1 0, फिर 2/3, 5/2, इस तरह के एग्जाम्पल। मतलब पिछले का पूरा डाटा शामिल करके इसमें पॉइंट वाले नंबर को भी शामिल कर लिया। अब हमने देखा यहाँ पर पॉइंट के बाद ये नंबर जाके क्या हो रहा है? कहीं ना कहीं रुक रहा है। और ये नंबर देखा कहीं भी जाके ये रुक नहीं रहा है। तो इस पर भी एमपी में व्यापम में सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और इनको एक अलग से नाम दे दिया जाता है। इसको फिर से कैटेगराइज कर दिया जाता है। देखते हैं किस तरह से कैटेगराइज करता है वो इसको। इसको वो फिर से कैटेगराइज करता है। समझते हैं अपन क्या कैटेगराइज करता है। रेशनल नंबर्स को, परिमेय संख्या को, रेशनल नंबर्स को वो फिर से 2 भागों में बांटकर देखता है। एक है शांत, इसको बोला जाता है टर्मिनेटिंग, और यहां आएगा अशांत। नॉन टर्मिनेटिंग। अब इसको आप लोग ध्यान से समझना। जनरली इसको इतना कॉम्प्लेक्स कर दिया जाता है कि स्टूडेंट्स परेशान हो जाते हैं और इसको छोड़ने का वो सोचने लगते हैं। आप बहुत आराम से देखेंगे, इसको अपन और अच्छे से लिखें, क्योंकि जो बात की जाती है रेशनल नंबर में शांत और अशांत की, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग की, वो बात की जाती है। इन रेशनल नंबर्स में भी से भी कुछ नंबर्स पॉइंट में जाते हैं, कुछ नंबर पॉइंट में नहीं जाते हैं। तो इन सभी रेशनल नंबर को अपन दशमलव नंबर नहीं बोल सकते। तो इनमें से भी क्या होंगे? डेसिमल्स को, सिर्फ जो पॉइंट में नंबर जा रहे हैं, इसमें से जो पॉइंट में नंबर जा रहे हैं उन्हें बोला जाएगा डेसिमल नंबर्स। जनरली जैसे 1 पॉइंट लिखा जाएगा तो इसको अपन क्या लिखेंगे? 1.0 लिख देंगे। 1 को लिखना होगा तो 1 को हम क्या लिख देंगे? 1.0। इसको बहुत अपन डेसिमल में काउंट नहीं करेंगे। जनरली वो नंबर जो पॉइंट के बाद जा रहे हैं उनको अपन डेसिमल में काउंट करके चल रहे हैं। अब टर्मिनेटिंग नंबर क्या होंगे? जो पॉइंट के बाद जाकर खत्म हो जाएंगे उनको बोला जाएगा टर्मिनेटिंग, या पॉइंट के बाद खत्म होंगे टर्मिनेटिंग बोला जाएगा। एग्जाम्पल इसका क्या होगा? 1/2 आप सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा? 0.5। 3/4 एक एग्जाम्पल लिया था। 5/2, 2/5, ये सभी नंबर्स कैसे हैं?
ऐसे नंबर्स हैं जो पॉइंट के बाद जाके कहीं ना कहीं जाके ये खत्म हो जाएंगे, तो इनको किस कैटेगरी में शामिल किया जाता है? शांत दशमलव की कैटेगरी में शामिल किया जाता है। अब कुछ नंबर्स ऐसे हैं जो कहीं पर भी खत्म नहीं होते, मतलब लगातार वो चलते जाते हैं, तो उन्हें कहाँ शामिल किया जाएगा? अशांत दशमलव में शामिल किया जाएगा। अब लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ अशांत दशमलव में भी आप देखोगे इसके बाद रेशनल नंबर के बाद हमने पढ़ा था इर्रेशनल नंबर्स। और स्कूल में जब आप 10th क्लास में थे तो 10th क्लास में एक क्वेश्चन आता था, √2 की वैल्यू फाइंड आउट करो दशमलव के 4 स्थान के बाद, दशमलव के 3 स्थान तक। और √2 की वैल्यू जिसके पास जितना अच्छा कैलकुलेटर होगा, √2, √3, √5, √7, √6 इनकी वैल्यूज अगर आप निकालने की कोशिश करोगे, देखोगे तो जहां तक कैलकुलेटर बता सकता है वहां तक वैल्यू आती जाती है। 10 डिजिट, 15 डिजिट, 16 डिजिट, कितनी भी डिजिट तक वो लगातार आती जाती है, मतलब वो वैल्यू कहीं पर भी खत्म नहीं हो रही है। वो भी किस में शामिल की जाती है? अशांत दशमलव में शामिल की जाती है। अब आप समझ गए होंगे कि रैशनल नंबर्स को डिवाइड नहीं किया है, सिर्फ किसको डिवाइड किया है? दशमलव संख्याओं को, डेसिमल्स को अपन यहां पर कैटेगराइज कर रहे हैं फिर से। तो इसको फिर से अपन रिकैटेगराइज करते हैं। इसमें 2 पार्ट में नंबर्स को देखा जाता है। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, बड़ा हो गया ये काफी। हाँ, अब आराम से समझ पाएंगे अपन, इसको समझते हैं। अब अशांत में भी कैसे नंबर आ रहे हैं? यहां हमने नंबर देखा, जैसे 3/4 को देखा था हमने, 3/4 को देखा था, तो 3/4 क्या हो गया था? 0.75। लेकिन 4/3 क्या आ रहा था? आप सॉल्व करोगे 1.333 ये आते जाएगा, या 5/3 को भी सॉल्व करोगे, या 2/9 को भी सॉल्व करोगे, या 11/18 को भी सॉल्व करोगे, तो ये नंबर्स ऐसे हैं जो पॉइंट के बाद क्या होंगे? रिपीट होंगे। पॉइंट के बाद कहीं ना कहीं से जाकर ये रिपीट होना स्टार्ट कर देंगे। और जैसे आप √2, √3, पाई वगैरह इनको देखोगे तो ये पॉइंट के बाद कभी भी रिपीट नहीं होते, हमेशा नया नंबर आते जाता है। इसीलिए तो √2 की जब वैल्यू एग्जाम में पूछी जाती है वो फिक्स करके पूछता है कि डेसिमल के दशमलव के 2 स्थान तक बताना है, 3 तक बताना है, 4 तक बताना है, मेथड आप कुछ भी लो। तो ये कहानी बड़ी फिक्स है। तो यहां अपन क्या बोलेंगे? रिपीटिंग, और इसे बोलेंगे नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग इनको हिंदी में बोला जाता है, इसको बोला जाता है आवर्ती। तो पूरा नाम क्या हो जाएगा? अशांत आवर्ती दशमलव, और इसे बोला जाता है अनावर्ती। अनावर्ती। इस कैटेगरी के एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? ये लिखे हुए हैं 5/3, 2/11, 4/9, ये तमाम एग्जाम्पल हो जाते हैं जो हमें बताते हैं कि ये नंबर्स, हाँ इसमें भी एक एग्जाम्पल हम और ऐड करके रखेंगे जो एग्जाम में पूछा जाता है। वो एग्जाम्पल है 22/7, और इस एग्जाम्पल को आप लोग अपने दिमाग में बिठा के रखेंगे। वो किस में शामिल किया जाता है? वो अशांत में शामिल किया जाता है, लेकिन रिपीटिंग में शामिल किया जाता है। आपको तसल्ली करना हो 22/7 रिपीट होता है नहीं होता है, आप 22/7 को डिवाइड से सॉल्व करना, जो जनरल डिवाइड का मेथड है उससे आप सॉल्व करोगे। 6-7 डिजिट के बाद आप देखोगे रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा, तो इसे किस में शामिल किया जाएगा? रिपीटिंग में शामिल किया जाएगा। फिर उसके बाद नॉन रिपीटिंग के एग्जाम्पल क्या होंगे जो अपन को याद रखना होंगे? ये एग्जाम्पल्स देख लेते हैं स्टूडेंट्स अपन। ये होंगे √2, √5, √7, और इसका याद रखने वाला एग्जाम्पल हमारे पास आ जाएगा पाई, जिसको हम ध्यान रखेंगे। इसके भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो जाएंगे हमारे पास। तो
ये हो जाएगा हमारा शांत और अशांत को समझना। इसे आप बड़े आराम से अच्छे से कॉपी करना, जो आपको बोर्ड पर समझाया है ये PDF के फॉर्म में आप लोगों को मिल जाएगा। इसकी चिंता नहीं करना है कि आप पॉज करके देखने लगो, फाइल अपने पास रखना, नोट्स अगर आपको बनाना हो तो आप बना सकते हो। इसके क्वेश्चंस आपको सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं। उम्मीद है ये जो पिक्चर है ये आपको बड़ी क्लियर होगी। तो जो डेसिमल है, डेसिमल को आप याद रखना, रैशनल में से निकालकर नहीं देखा जाता। अब इन नंबर्स को क्या बोला जाएगा? देखो, अगर ये आपको समझना है कि नॉन रिपीटिंग नंबर्स क्या होते हैं या जो अपरिमेय संख्याएं हैं, अपरिमेय संख्याओं का दूसरा नाम हम क्या दे सकते हैं, क्योंकि ये जो एग्जांपल्स हैं सारे के सारे किसमें, इर्रेशनल में हम शामिल करके चल रहे हैं। तो इसे हम क्या नाम देंगे? अशांत दशमलव संख्याओं को, अशांत अनावर्ती संख्याओं को बोला जाता है इर्रेशनल या अपरिमेय संख्याएं। ये ध्यान रखना आप लोग। अभी तक किसी एग्जाम में दिखा नहीं है, लेकिन पूरी संभावना है ये कहीं ना कहीं बहुत जल्दी आपको दिखे, क्योंकि छोटी सी लॉजिकल बात है ये कहानी यहाँ क्लियर। अब हम आगे चलते हैं, कुछ नंबर्स और हमसे पूछ लेता है, जैसे योज्य प्रतिलोम नंबर्स का योज्य प्रतिलोम या गुणन प्रतिलोम या योज्य तत्सम या गुणन तत्सम। 3-4 नंबर्स हैं, उनको बड़ी जल्दी से अपन आसानी से समझते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं योज्य प्रतिलोम। फर्स्ट है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स हिंदी में बोला जाता है योज्य प्रतिलोम। इसको हिंदी से थोड़ा सा आसानी से समझा जा सकता है। प्रतिलोम मतलब होता है उल्टा। जैसे हम जो बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन जिनको गुणा भाग जोड़ घटाव बोला जाता है, इनको पेयर्स के फॉर्म में हम पढ़ते हैं। जैसे पहले प्लस पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हम माइनस पढ़ाते हैं बच्चों को, फिर दूसरी कैटेगरी में इंटू पढ़ाते हैं, उसके बाद हम डिवाइड पढ़ाते हैं। तो दोनों पेयर्स को अलग अलग देखा जाता है। प्लस का उल्टा क्या होता है? माइनस, और इनटू का उल्टा डिवाइड। तो यही यहां पर यूज किया है। जो प्लस है ऐड करना है, उसका उल्टा क्या होगा? तो एडिटिव इनवर्स क्या होगा? ऐड करके जीरो हमें मिल जाए। कोई भी नंबर एक नंबर में क्या जोड़ दें कि वो क्या हो जाए? जीरो हो जाए, तो उतना ही नंबर अपोजिट साइन का जोड़ दो, वो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। जैसे अपन से पूछा गया ए का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो अपन क्या बोलेंगे? ए में अपन ने क्या जोड़ दिया? के जोड़ दिया, और जोड़ने पर क्या हो गया? जीरो। मतलब के का वैल्यू कितना आएगा? -1। जिस नंबर का एडिटिव इनवर्स पूछा है तो वही उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? वही नंबर होगा, सेम एम्पलीट्यूड में होगा, उसी परिमाण में होगा, लेकिन साइन कैसा होगा? अपोजिट। तो योज्य जो प्रतिलोम होगा वो क्या होगा? माइनस नंबर। और माइनस का मतलब होगा, इस नेगेटिव का मतलब होगा साइन चेंज। जैसे ये क्या बोल दिया सर ने? अभी तो इतना अच्छा लग रहा था। जैसे एग्जाम्पल में -5 का अगर आपसे पूछ लिया तो -5 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? प्लस का 5, क्योंकि सर ने क्या बताया है? नेगेटिव नंबर मतलब क्या होगा? माइनस का मतलब उसका साइन चेंज करके वही हमारा आंसर हो जाएगा। बस क्या आएगा? जीरो आएगा। एडिटिव इनवर्स उसका बिल्कुल अपोजिट, प्लस का माइनस। अब इसी तरह से ये उम्मीद है ये क्लियर होगा। ये व्यापम में पूछा गया है, एमपी की जो व्यापम के एग्जाम है उसमें पूछा गया है ये। अब हम आगे चलेंगे। इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है एडिटिव इनवर्स के बाद मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स गुणन प्रतिलोम। अब पिछले उसमें आपको समझा दिया प्रतिलोम का मतलब क्या है? उल्टा। और किसका उल्टा? इनटू का उल्टा। इनटू का उल्टा क्या होगा? डिवाइड। अब इसकी डेफिनेशन अगर आपको समझना है तो डेफिनेशन में सिर्फ अपन क्या बोलेंगे कि इनटू करके गुणा करके क्या मिले हमें? आंसर मिले 1।
ए में किसका इंटू कर दें आंसर हमें 1 मिले, ये होगा 1/a, ये आंसर मिला। इसको सिंपल फॉर्म में हम क्या बोलेंगे कि जो गुणन प्रतिलोम है, एडिटिव इनवर्स है, वो क्या होगा 1/, नंबर। और इसको कभी भी हम समझाएंगे मैथ्स में, आपको इसको कभी भी समझाएंगे, भाग लगाने का मतलब है संख्या का पलटना, नंबर का इनवर्स होना। इसका मीनिंग होगा नंबर का इनवर्स होना। जो भी नंबर है उसको आप पलट दो। जैसे व्यापम में जो क्वेश्चन पूछा गया था, व्यापम में पूछा गया था एग्जाम्पल के तौर पर ये लिया, वहां पूछा गया -5/6 का एडिटिव इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा। तो आप लोग याद रखें, सिर्फ क्या करना है, संख्या का पलटना, चिन्ह से यहां पर कोई भी लेना देना नहीं है, गुणा से क्या करना, भाग करना या उसको सिर्फ पलट देना। तो इसका आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट, -6/5, ये इसका आंसर सही होगा। ज़्यादा ज्ञान गणित अपन को नहीं लगाना है, मिक्सअप नहीं करना है। प्लस वाले का योज्य प्रतिलोम निकालना है, सिर्फ साइन चेंज कर दो, गुणन प्रतिलोम निकालना है, सिर्फ उसको पलट दो, इन्वर्स कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये थी दोनों के अपोजिट की कहानी, पहला गुणन प्रतिलोम, दूसरा पहला योज्य प्रतिलोम, दूसरा गुणन प्रतिलोम। अगले पर हम चलेंगे, अगला आता है योज्य तत्सम, थर्ड योज्य तत्सम। इसको हिंदी में बोला जाता है एडिटिव आइडेंटिटी, मतलब जैसा था वैसा बना रहे। अब बिल्कुल क्लियर है, अगर आपको वर्ड समझ में आ गया तो पता चल जाएगा क्या इसका आंसर बनेगा। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, जैसा था वैसा बना रहे। मतलब क्या जोड़ दें कि ये वैसा का वैसा ही बना रहे, क्या जोड़ दें वैसा का वैसा बना रहे। ये प्लस ये इस तरफ जाएगा, माइनस ये होगा, कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 0। मतलब किसी भी नंबर में आप 0 जोड़ोगे, आंसर क्या मिलने वाला, वही का वही नंबर मिलने वाला है। तो हाँ, बिल्कुल यहां पर आंसर फिक्स हो जाता है हमेशा। किसी भी नंबर का जो एडिटिव आइडेंटिटी है वो फिक्स होकर आंसर क्या मिलेगा हमें, 0 हमेशा, क्योंकि 0 जोड़ने के बाद नंबर वही का वही बना रहेगा। इसमें बहुत ज़्यादा गुणा भाग गणित की बहुत समझाने की भी ज़रूरत नहीं है। उम्मीद है ये भी क्लियर होगा। अगला हम देखते हैं, फोर्थ नंबर हम देखते हैं गुणन तत्सम। अब ये दिमाग में बड़े आराम से क्लियर होगा, सर ने बड़े अच्छे से समझाया है और हमें भी लग रहा है कि हम बहुत अच्छे से समझा रहे हैं। इसे बोला जाएगा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसका मतलब होगा, फिर से वही आइडेंटिटी है, तो जैसा था वैसा, इंटू करने के बाद, मल्टीप्लिकेटिव है, इंटू करने के बाद, ठीक है इंटू कर देते हैं, आप कह रहे हो तो इंटू कर देते हैं। ए इंटू के, और क्या बना रहे, हमेशा ए बना रहे। ये यहाँ इंटू में डिवाइड में जाएगा, ए से ए कैंसिल होगा। किसी का हो सकता है आंसर, कोई ये सोच रहा हो सर 0 क्यों नहीं आया, के से के कैंसिल हुआ, पिछले वाले में आ गया, तो ये समझा दिया जाएगा। अभी इतना भाग लगाने पर 1 आता है और घटाने पर 0 आता है, तो के का वैल्यू कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। ऐसा ही आप किसी के साथ भी करोगे, वो आंसर क्या होगा, फिक्स होगा। मतलब जब भी आइडेंटिटी का क्वेश्चन आएगा हमारा आंसर फिक्स हो जाएगा। इसमें आंसर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। आप दूसरे 2 3 4 एग्जाम्पल नंबर एक ही जगह कोई भी नंबर लेके देख लेना, आपका आंसर क्या आने वाला है, 1। तो इसका आंसर भी फिक्स होगा, क्या होगा, 1, और यही हमेशा आंसर होगा, फिक्स। तो उम्मीद है आज की क्लास आप लोगों ने बहुत एंजॉय की होगी। हमने अपनी तरफ से इनपुट डालने की कोशिश की, आपने एंजॉय किया इसको, और इसके बेसिस पर क्वेश्चंस बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। और अगर ऐसी छोटी छोटी चीज़ें अगर पता नहीं होती हैं तो फिर हमें
जय माता दी करना ही पड़ता है, तुक्का लगाना ही पड़ता है। और YouTube पर आपको तमाम तुक्का लगाने के तरीके मिल जाएंगे, लेकिन मैथ में आपको 0 और 1 बोलेगा कोई और उससे काम नहीं चलता है। तो उम्मीद है आज का जो लेक्चर है वो आपको क्लियर होगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप आगे वीडियोस आप लोगों को मिलते रहेंगे। जो पहले लेक्चर्स हैं बेसिक्स के वो चल रहे हैं और उसमें बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आपको मिलने वाले हैं। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, नमस्कार साथियों।